This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे बच्चे, आज हम थर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम बेसिक बेसिक करेंगे। आज थर्ड वाला चैप्टर है क्या आपका, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली होता क्या बच्चा, दो समीकरण दिए रहेंगे दो चर वाले, उनको सॉल्व करना होता है डिफरेंट डिफरेंट विधि से। हो सकता है ग्राफ से करना है, हो सकता है कि आपको बिना ग्राफ के नॉर्मल कैलकुलेशन से करना। तो वो सब हम बाद में करेंगे बच्चे, पहले हम इसको समझ लेते हैं किस तरह के जो समीकरण होते हैं, समीकरण क्या होता है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब है। तो ये सारी बेसिक चीज हम देखेंगे, फिर हम इसको हल करना सीखेंगे, या कह लो कि हम इसको हल कैसे करते हैं, क्या क्या विधि है, वो सब हम आज इस चैप्टर में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात आती है बच्चा कि यहाँ पर आपको एक व्यंजक दिया गया। तो बच्चा हमने ये सेकंड वाले चैप्टर में भी करा हुआ था कि व्यंजक का या बीजीय व्यंजक का क्या मतलब होता है। बीजीय व्यंजक का मतलब होता है जहां भी आपका बीज गणित आएगा वहां पर हमें बीजीय व्यंजक, बहुपद, समीकरण, ये सब क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो हम जल्दी से आपको रिवाइज करा देते हैं, तो फिर हम आगे करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, बीजीय व्यंजक का क्या मतलब होता है। कोई भी व्यंजक जिसमें आपका क्या आ रहा हो, चर आ रहा है, तो वो क्या कह रहा है, उसको हम कहते हैं आपका बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो इसमें आपका आ रहा है चर, ठीक है, तो ये बीजीय व्यंजक हो जाएगा। लेकिन बीजीय व्यंजक के बाद एक और चीज होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, उसे हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद का क्या मतलब होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर आता है, चर तो सारे व्यंजकों बीजीय व्यंजकों में आता है, लेकिन चर की घात क्या हो, चर की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूं कि अगर हम बहुपद की बात करें कि कौन, सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते बच्चा। बीजीय व्यंजक तभी ही बहुपद होगा जब उसमें जो चर आ रहा है, मतलब एक्स वाई जेड आ रहा है, वो कैसा हो, वो आपका पूर्ण संख्या में उसकी घात हो, जैसे 1 2 3 4, ना कि बटे में हो 1/4। ये पूर्ण संख्याएं तो होती नहीं है, या फिर मान लो ऋणात्मक संख्याएं हो, तो ये सारी अगर है तो वो आपका व्यंजक बहुपद नहीं होता है। तो बहुपद होने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चा, बहुपद होने के लिए चाहिए होता है कि हमारी जो संख्या है वो कैसी हो, जो बहुपद की चर आ रहा है बहुपद में, उसकी उसकी संख्या होनी चाहिए, चर की घात की संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये आपका क्या है, अगर ये पूछा जाए कि 5x + 8 क्या है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चर आ रहा है उसकी घात क्या है, 1 है, और 1 क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो ये बहुपद हो गया। अभी यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे, बहुपद में कोई भी इस तरह का चिन्ह नहीं लगा होता है, ऐसा नहीं होता, बराबर बराबर कुछ भी चिन्ह नहीं आता, इसमें नॉर्मल पद आते हैं। पद हमें पता ही है कि जो चराचर को मिलाकर बनते हैं वो पद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से पदों को अगर हम जोड़ के घटा के लिखते हैं तो वो व्यंजक कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं इसके, यहाँ पर क्या कहा गया है, ये एक व्यंजक है बच्चा, बहुपद कह लो व्यंजक कह लो, ये एक व्यंजक है या बहुपद कह लो व्यंजक कह लो। तो बच्चे जब हम दो व्यंजकों को एक चिन्ह से क्या करते हैं, समानता में तोलते हैं, मतलब समानता दर्शाते हैं। जब दो व्यंजकों में हम क्या करते हैं, समानता दर्शाते हैं, वो भी किस चिन्ह से, बराबर के चिन्ह से, या कह लो समता कह लो, समानता कह लो, एक ही बात होती है। बराबर का चिन्ह जो होता है वो समता का चिन्ह या फिर समानता का चिन्ह भी होता है। तो जब हम दो व्यंजकों को बराबर के चिन्ह से जोड़ते हैं तो हम क्या दिखा रहे होते हैं कि वो दोनों व्यंजक आपस में बराबर हैं। ओके, और इस तरह को जब हमें समानता दिखानी होती है बच्चा, तो इस तरह के व्यंजकों को जोड़ के जो भी बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं हम समीकरण। तो बच्चा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह। तो जिसमें भी बराबर का चिन्ह आता है, जिसमें भी हम दो व्यंजकों को जोड़ के आपका क्या बनाते हैं, एक को बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको समीकरण कहते हैं। तो जब भी हमें समीकरण पता करना होता है बच्चा,
हमको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, हमको सीधा सीधा क्या देखना है, बराबर का चिन्ह देखना है। अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो क्या होगा, तो वो आपका समीकरण होगा, अदरवाइज वो समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि बराबर का चिन्ह आ रहा था बच्चा, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इसीलिए ये कहलाएगा कि ये दोनों क्या है, मतलब ये जो आपका दिया गया है वो क्या है, समीकरण। ठीक है। अब समीकरण में दो चीजें और जानने की होती हैं कि बराबर पे ही डिपेंड करता है। समीकरण में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बराबर। बराबर के लेफ्ट में जो व्यंजक होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। और बराबर के राइट में जो होगा वो क्या कहलाएगा, राइट हैंड साइड। तो बच्चा, हाँ, तो यहाँ पर ये याद रखना है हमको कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होती है। तो यहाँ आपको LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, और बराबर के चिन्ह से इसको सॉरी, इसको हम क्या दिखाते हैं, बराबर दिखाते हैं। ठीक है। ये समीकरण का मतलब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे समझते हैं रैखिक समीकरण क्या हो, क्योंकि हमने चैप्टर का नाम देखा है। पहले हम चैप्टर का नाम तो समझ लें कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो उसमें क्या कह रहा था, दो चर वाला रैखिक समीकरणों का योग। तो अभी हमने सिर्फ समीकरण देखा, अभी रैखिक समीकरण क्या होता है बच्चा। तो बच्चे, समीकरण को जो उसकी घात होती है, चर की जो घात होती है, समीकरण में जो चर की घात होती है उसके आधार पर हम समीकरणों को विभिन्न प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर चर की घात का मतलब ये नहीं होता है कि सारे चरों की घात लेंगे, अधिकतम चर की घात लेते हैं। मीन्स सारे जितने भी चर आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चर की घात क्या है, उसके आधार पर अगर हम समीकरणों को बांटे बचा, तो हम क्या कहते हैं, पहले हम कहते हैं रैखिक। रैखिक का क्या मतलब होता है, रैखिक का मतलब होता है अगर अधिकतम घात एक होगी तो वो रैखिक कहलाएगा। अगर दूसरा आपका क्या होता है, द्विघात। नाम से ही पता चला, द्विघात मतलब सबसे बड़ी घात इसमें दो घात जिसमें होती है। दो होगी तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा। सेम अगर हम बात करें त्रिघात की बचा, तो आपका ये भी नाम से पता चल रहा है, हाँ, तीन होने चाहिए। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जब भी किसी समीकरण में जो अधिकतम घात होती है चर की एक होती है तो वो रैखिक कहलाता है, दो होती है तो वो द्विघात कहलाता है, तीन होती है तो वो त्रिघात समीकरण कहलाता है। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हमारा मेन फोकस ये है कि किस तरह से हम रैखिक समीकरणों को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो रैखिक समीकरणों को पहचानने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, ये तो देखो दो चीजों से मिलकर बना है ना, रैखिक और समीकरण। तो हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी, समीकरण है कि नहीं ये कैसे देखेंगे, बराबर का चिन्ह आना चाहिए। रैखिक कैसे देखेंगे, कि जो हमारी चर की घात है वो क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी घात एक होनी चाहिए। हाँ, तो रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, समता के या फिर बराबर के चिन्ह के साथ जो चर की घात हो वो एक हो तो वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। अभी आगे बात करते बच्चा, रैखिक समीकरणों को भी हम दो प्रकार में बांट सकते हैं जो हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। इससे ज्यादा भी प्रकार हो सकते हैं, हो सकता है वो एक चर वाला हो, दो चर वाला हो, तीन चर वाला हो, चार चर वाला हो, लेकिन हमको इतने आगे तक नहीं जाना है। हम दो चीजें ध्यान से देखेंगे, पहला एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, दूसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा एक चर वाले रैखिक समीकरण से। ये क्या मतलब है इनका, हम इन्हें अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं, और ये एक चर दो चर का क्या मतलब है, क्या इसका मतलब ये होगा कि एक बार आना चाहिए, क्या इसका मतलब है कि एक आना चाहिए। तो बच्चा यहाँ अगर हम आपसे कहें, नॉर्मली हम चर जो लेते हैं वो अक्षर लेते हैं ना, अल्फाबेट लेते हैं इंग्लिश के, तो कितने होते हैं, ABCD और पूरा XYZ, तो 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश के, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें जनरली हम किस में लेते हैं, हम आपके चर में लेते हैं। तो एक चर का मतलब होगा इस 26 के 26 लेटर्स में से सिर्फ एक लेटर, सिर्फ एक अक्षर। तो ऐसा रैखिक समीकरण जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा हो, एक ही चर आ रहा हो, सारे चरों में से एक ही प्रकार का चर आ रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं।
और दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा अगर हम दो चर वाले की बात करें तो यहाँ पर भी वही है कि दो चर वाले का मतलब होता है दो विभिन्न प्रकार के चर उसमें आने चाहिए उस रैखिक समीकरण में, तभी ही वो दो चर वाला कहलाएगा। मीन्स उसमें जो दो चर आएंगे, जैसे एक्स और वाई आ गया, ठीक है, तो एक्स और वाई में रैखिक होने के लिए दोनों की घात क्या होनी चाहिए, एक एक। तो इस तरह से एक्स वाई दो अलग अलग प्रकार के होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो लाइक के और एल है, तो ये दो अलग अलग प्रकार के अगर चर आ रहे हैं तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, और अगर एक ही प्रकार का आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एक चर वाला। और बच्चा ये अच्छे से दिमाग में रखना है कि इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि वो जैसे एक चर वाले में जो एक प्रकार का चर आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, चार बार, इससे हमको बिल्कुल लेना देना नहीं है। हम सिर्फ देखेंगे क्या एक ही प्रकार का चर आ रहा है, अगर हाँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, अदरवाइज वो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ओके, चलो ऐसे ही सेम दो चर वालों में भी है बच्चों। इसको आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करो। तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दे रहे हैं, यस और नो टाइप दे रहे हैं बच्चों। मैम पोल में करना है? नहीं नहीं बच्चों, नॉर्मल ऐसे आंसर करना है। चलो, इसमें आपको बताना है कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, कौन सा नहीं है। अच्छा, एक और दे रही हूं मैं, जल्दी से ट्राई करेंगे। इन सब में आपको यस और नो करके आंसर देना है जल्दी से। और यहाँ पर मैं दो चर वाला लिख रही हूँ। आपको इनफ टाइम दूंगी, आराम से कर लेंगे, क्योंकि हम कुछ ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, चार पांच हम यहाँ भी देंगे ताकि आप पहचानना सीख जाए। मैम अपने सी नहीं लिखा। अच्छा ओके, सॉरी बच्चा। अच्छा, अब पहले ये बता देना कि कौन सा साइड का कर रहे हो, पहले वाले साइड का करना और उसका पहले आंसर करना, वरना फिर मुझे समझ नहीं आएगा कि किसका आंसर तुम लोग कर रहे हो और क्या आंसर आ रहा है। ओके, ओके बच्चा। ओके, पहले पहले वाले का ही करना बच्चा, जब आप दूसरे वाले का आंसर करने लगो ना तो एक बार लिख देना कि दूसरे का करो, या फिर इसको इस तरह से लिखना। 1 सेकेंड में चेंज कर देते हो।
इसको 2A 2B इस तरह से लिख लेना तो पता चल जाएगा। या एक काम करते हो, मैं इसका वही बदल देते हैं। चलो अभी आराम से आंसर कर सकते हो। ओके, मैं आपको बस 2-3 मिनट का टाइम देती हूँ, ट्राई करेंगे, सबका आंसर करेंगे। ओके ओके ओके, बाकी भी आंसर करो बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। मैं आपको 2 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, जल्दी से करो, फिर मैं आपको सारे समझा देती हूँ, सबका ये भी बता देती हूँ है क्यों नहीं है। या ओके ओके, वाई और एन भी लिख सकते हो बच्चा अगर ज्यादा पढ़ रहा हो। ओके चलो चलते हैं, वेरी गुड बच्चे। सबने मोस्टली आंसर दे दिया, जो एक आध बचे हैं आप आंसर कर सकते हैं, वरना फिर देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक चर वाला। एक चर वाला का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रकार का चर आना चाहिए और दूसरे प्रकार का नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो और
यहाँ पर देखो रैखिक का क्या मतलब होता है, रैखिक का मतलब होता है चर की जो अधिकतम घात होगी वो एक होगी, एक से बड़ी घात नहीं होनी चाहिए। समीकरण का तो मतलब पता है, ये बराबर होना चाहिए। तो हमें क्या चेक करना है बच्चा, तीन चीजें हमें चेक करनी है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, एक ही प्रकार का चर हो। दूसरा हमें क्या चेक करना है बच्चा, दूसरा हमें चेक करना है एक ही जो चर आ रहा है उसमें क्या हो, एक ही घात हो, और समीकरण आ रहा है उसमें क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो तीनों चीजें चेक करेंगे। ओके बच्चा, अभी यहाँ पर देख लो, ये तीनों ठीक है, चर आ रहा है एक ही प्रकार का, यहाँ पर एक घात आ रही है, बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या दिक्कत है बच्चा, यहाँ पर चर की घात 2 आ रही है। हमें चर की घात कितनी चाहिए, एक। क्या चाहिए हमें, एक घात चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो क्या ये आपका रैखिक समीकरण होगा, नहीं होगा। अगर क्या बच्चा, नहीं होगा बच्चा, क्यों होगा, ये रैखिक चाहिए ना हमें। नहीं होगा मैम। ओके ओके ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा, नो आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो एक दो, दो चर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पर देखो बच्चा एक ही चर आ रहा है, एक ही प्रकार का चर आ रहा है। देखो यहाँ पर बच्चा जब हम एक ही प्रकार का देखते हैं या फिर हम यहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण देखते हैं, तो चर एक ही कितने भी बार आ सकता है, लेकिन कंडीशन तब भी यही रहेगी कि जितने बार वो आ रहा है उसकी घात एक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं, जहां जहां चर आ रहा है उसकी घात एक ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक ही चर आ रहा है, घात भी एक है, लेकिन ये समीकरण ही नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा। तो जब समीकरण ही नहीं है तो एक चर वाला रैखिक बहुपद थोड़ी ना पूछा है हमने, तो समीकरण पूछा है, तो बराबर का चिन्ह तो होना ही चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा नो। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चा, दो चर वाला रैखिक समीकरण के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो दो चर आ रहा है, लेकिन क्या ये रैखिक है, नहीं, क्योंकि रैखिक के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रैखिक के लिए चाहिए होता है जो हमारी सबसे बड़ी पावर है चर की, वो एक होनी चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भले ही एक्स वाई जेड आ रहे हैं, पावर एक है, लेकिन टोटल मिलाकर कितने चर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना बच्चा। तो ये आपका क्या है, हमें तो 2 चर वाला चाहिए था, फिर 3 आ रहा है, तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक्स वाई 2 चर आ रहे हैं, सब जगह जितने चर आ रहे हैं एक एक पावर आ रही है, बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो ये तीनों चीजें चेक करनी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। यहाँ देखो 2 चर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो बराबर का चिन्ह है, और जितने भी चर आ रहे हैं उनकी घात एक है, हाँ, तो ये एस हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये वाला बचा, बराबर का चिन्ह इसमें नहीं आ रहा है, तो ये समीकरण ही नहीं है। तो 2 चर वाला हो या 2 चर वाला रैखिक हो, उससे क्या ही मतलब है, मैं तो पूरा चाहिए ना बच्चे, 2 चर वाला भी होना चाहिए, रैखिक भी होना चाहिए, समीकरण भी होना चाहिए, लेकिन ये तो समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। अब यहाँ इस पूरे 10 में किसी को एक भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ओके चलो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे एक चर वाला रैखिक समीकरण, जो हम अभी करा भी रहे थे आपको। लेकिन अगर हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है, हमें शब्दों में अगर कुछ दिया गया है उससे हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है, तो कैसे बनाते हैं इस पे ध्यान देंगे। देखो क्या कहा गया है, एक संख्या में 3 जोड़ने पर 10 मिलते हैं। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो भी संख्या है उसमें अगर हम क्या करते हैं, 3 जोड़ते तो वो क्या हो जाता है, 10 बन जाता है। मीन्स वो किसके बराबर हो जाती है, 10 के बराबर हो जाती है। तो बचा, लेकिन हमने समीकरण में क्या देखा, समीकरण में हमने ये तो नहीं देखा कि संख्या जैसा कुछ लिखा होता है, या फिर कह लो शब्द तो नहीं लिखे रहते, उसमें चर आता है, अचर आता है और बराबर का चिन्ह आता है। तो ये संख्या की जगह हमें कुछ और लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चे हमको याद आएगा कि हम चर का मतलब क्या होता है, चर का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके
जो अपना मान कुछ भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम संख्या को कोई भी चर मान लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, माना कि जो संख्या है वो x है, y कुछ भी चर मान लो, क्योंकि इनका मतलब भी, इनका हमें वैल्यू तो पता होती नहीं है, मान तो पता होता नहीं है, मान तो स्थिर होता नहीं है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। जहां पर हमें जिस संख्या का या जिस भी चीज का मान नहीं पता है, वो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसको एक्स वाई जेड ले सकते हैं, वो वही एक ही बात हो गई। तो हम क्या करेंगे बच्चे, संख्या को यहाँ पर x ले लेंगे, तो x प्लस 3, जिस संख्या में 3 जोड़ दो तो 10 प्राप्त होता है, मतलब संख्या में 3 जोड़ दो तो वो 10 के बराबर हो जाती है। समझ आया? तो अगर हमें ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है और उससे हमें समीकरण बनाना है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमसे पूछा जाए उसको हम एक्स वाई जेड के बराबर ले लेते हैं, और फिर जो भी जोड़ने घटाने के लिए करा जाएगा वो हम उसमें कर देंगे, एक्स में प्लस माइनस कर देंगे, और बराबर जिसके भी हो, इतना हो जाता है, इतना होगा, इसके बराबर है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि वो पूरा का पूरा जो हमने व्यंजक बनाया है एक्स प्लस 3 का, वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। इतनी बात समझ आए बच्चा? यस मैम। ओके यस मैम। ओके बच्चा, तो यहाँ पर हमने ये भी देख सकते हो कि यहाँ ये जो हमने समीकरण बनाया वो भी कैसा है, एक ही चर आ रहा है, उसकी घात 1 है और बराबर का चिन्ह आ रहा है, मतलब ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, उसको ट्राई करो। एक संख्या में, बच्चे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि संख्या या चर आप एक्स ही मानो, आप वाई जेड एबीसीडी कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 घटाने पर 15 प्राप्त होगा। चलो ट्राई करो, क्या क्या इसका समीकरण लिखेंगे हम। मैम संख्या x माइनस 15। 15 क्यों बचा? मैम x माइनस 6 ओके बराबर आगे। 15। ओके बाकी बचा। इज इक्वल टू 50। ओके मैम इसमें क्या बताना है? इसमें हमें समीकरण बताना बचा, समीकरण बनाना है इसमें, ठीक है। लो, अभी बाकी बचे, या तो आप मैसेज करके आंसर दे सकते हो या फिर आप बता सकते हो। बाकी बचा, जल्दी जल्दी आंसर करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके चलो देखो, अभी संख्या हम कोई भी चर ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है एक्स लेना है, ठीक है। एक्स वाई जेड ए बी जो भी लेना है, ठीक है, कोई भी चर ले सकते हो। तो अभी यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि संख्या, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिया जाए करें तो हमें बस यहाँ पर देखना है कि संख्या में से 6 घटाओ तो हमें 15 प्राप्त होता है, मतलब वो 15 के बराबर हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 6 बराबर 15, क्योंकि हमने संख्या क्या ली है, x ली है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर 15। ओके, इस तरह से हम कोई भी क्या बनाते हैं, इस तरह से हम कोई भी समीकरण बना सकते हैं। अगर हमें क्या दिया गया है, अगर हमें यहाँ पर कुछ भी न मतलब लिखा हुआ दे रखा है, वर्ड्स में दे रखा है, तो हम उससे समीकरण बना सकते हैं।
ठीक है, जो भी नहीं पता होता उसको चर मान लेते हैं, क्योंकि चर की वैल्यू तो हमें वैसे भी नहीं पता होती। अब आगे बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे बनाया जा सकता है अगर हमें शब्द दिए गए हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमसे कहा जा रहा है कि राम के पास क्या क्या है, सेब है, सेब की संख्या है, और इसके पास और क्या है, और संतरे हैं। ठीक है, अभी हमें दोनों की संख्या नहीं पता, लेकिन हमसे कहा क्या जा रहा है कि जो सेब हैं और संतरे हैं उन दोनों की संख्या का योग अगर कर दें हम तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ना तो हमें ये पता है कि सेब की संख्या क्या है, ना हमें संतरे की पता, तो अभी हम संख्या तो नहीं लिख सकते ना, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो x plus y is into 6। ओके बच्चे, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अब जब भी हम दो अलग अलग चीजें मानते हैं तो हमें दो अलग अलग चर चाहिए होते हैं, एक ही नहीं मान सकते। तो अब अगर आप इसको x ले रहे हो तो दूसरे वाले को कुछ और लोगे, a ले रहे हो तो दूसरा लोगे, इससे मतलब नहीं आप क्या ले रहे हो। हाँ, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा अगर हम एक a ले ले एक z ले ले, लेकिन तब भी वो करेक्ट माना जाएगा, तब भी उसको कोई गलत नहीं मान सकता। नॉर्मली हम क्या करते हैं, लगातार लेते हैं, a ले रहे तो a b, k ले रहे तो k l, नॉर्मली हम ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम इसके अलावा ये नहीं कर सकते कि एक k ले लिया, एक x ले लिया, या फिर x और z ले लिया, कुछ भी कर सकते हो। आपको बस क्या चाहिए, दो अलग अलग क्या मानना है, दो अलग अलग चर इनको मानना है। तो अगर हम इन्हें किस में लिखेंगे, इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, चर और अचर के रूप में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा दोनों में कि आपका जो चर जो आपके सेब और संतरे की कुल संख्या थी, अलग अलग हमें नहीं पता बचा, कुल हमें पता थी। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि दोनों की संख्या का जो योग आएगा वो 6 आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दो अलग अलग चीजें हैं, सेब और संतरा, मीन्स एक्स और वाई, तो ये दो चर हो जाएंगे। दोनों की घात क्या है, एक है, और बराबर का चिन्ह तो लगा ही हुआ है। दैट मीन्स कि अगर दो चीजें अननोन हो तो जो समीकरण बनता है वो दो चर वाला बनता है। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चा। अच्छा, चलो एक और बात करते हैं। अगर मैंने तुमसे कहा कि इन दोनों की संख्या 6 है, तो क्या तुम मुझे सिर्फ यस और नो में आंसर देना, कोई बताएगा नहीं, क्या आप मुझे सेब और संतरे की अलग अलग संख्या बता सकते हो? क्या एक पक्का पक्का संख्या बता सकते हो कि इतना ही इतना होगा? बता सकते हो क्या? बाकी बचे आपको क्या लगता है? ओके, पक्का बता सकते हो, मतलब बताओ कितना होएगा फिर? मैम दोनों 3 क्यों 4 और 2 नहीं हो सकता? ये कहाँ लिखा है उसमें कि दोनों बराबर है? हम अपनी तरफ से तो नहीं ले सकते ना बच्चा, 4 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 5 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? मीन्स आप पक्का नहीं बता सकते हैं कि राम के पास इतने सेब होंगे, इतने संतरे होंगे, नहीं बता सकते हो ना बच्चा। तो जब हम यहाँ पर नहीं ही बता सकते कि आपका कितना सेब होगा, कितना संतरा होगा, तो इसका मतलब है जब भी दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले हमें समीकरण देते हैं, हम उसका पक्का हल नहीं बता सकते कि इतना ही होगा। लेकिन हाँ, हम गैस तो कर ही सकते हैं ना। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो आप क्या क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि हो सकता है ये जो दोनों की संख्या जो है वो अगर 6 है, ठीक है, अगर दोनों की संख्या क्या है, दोनों की संख्या 6 है, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है सेब की संख्या 0। ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हम कुल मिलाकर इतना बता सकते हैं कि आपका क्या होगा, आपको दोनों को मिलाना है तो 6 होना चाहिए। अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है किसकी क्या संख्या, लेकिन अगर हम संभावनाएं देखें, ठीक है, पॉसिबिलिटी देखें कि आपकी क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, तो पहली संभावना क्या बन सकती है कि सेब आपके कितने हो, एक भी नहीं है, सारे के सारे संतरे हैं, तभी तो कुल 6 ही होगा। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है कि एक सेब है 5 संतरे हैं। तीसरा क्या बन सकता है कि 2 सेब है 4 संतरे हैं। तीसरा क्या बन सकता है बच्चे, 3 3 दोनों बराबर हैं, जो कि आप सोच रहे थे।
चौथा क्या बन सकता है, 4 ये है 2 ये है। नेक्स्ट हमारा क्या बन सकता है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये आपका हो सकता है ये 5 हो, ये आपका 1 हो, तब भी 6 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो सकता है 6 और 0 भी हो सकता है। मीन्स ये जो आपकी 7 पॉसिबिलिटी आई, 7 में से कुछ भी हो सकता है। मीन्स हम पक्का पक्का नहीं कह सकते, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि कितने तरीके से उसके पास 6 संतरे हो सकते हैं, मतलब सॉरी कुल मिलाकर सेब और संतरों की संख्या 6 हो सकती है, तो हम क्या आंसर देंगे, 7 ऐसे तरीके हैं जिसमें कुल संतरे और सेब की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ठीक है, और यही जो तरीके होते हैं बच्चा, यही जो संभावना होती है, इन्हीं को हम कहते हैं रैखिक या दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। ठीक है, क्या कहते हैं, आपने देखा भी होगा, आपने 3rd चैप्टर थोड़ा बहुत आप लोगों ने सॉल्व भी करा है स्कूल में, तो एक वर्ड आता है समीकरण का हल बताओ। तो ये सीधा सीधा मतलब होता है समीकरण का हल का मतलब कि दिए गए समीकरण में जो x और y आ रहा है उसका मान बताना है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारा क्या दिया गया है, हमारा दोनों का रैखिक समीकरण दिया गया है, उसके कुल मिलाकर 7 अलग अलग हल हो सकते हैं, जो कि आपका क्या है 0 6 1 5 2 4 3 3 4 2 और सॉरी 5 1 और 0 6 और 0। तो इस तरह से आपके अलग अलग हल हो सकते हैं, यही आपके क्या कहलाते हैं, समीकरणों के हल कहलाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले बच्चा, अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो उसका आंसर करोगे आप। क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड। श्याम के पास कुल पेन और पेंसिल की संख्या 3 है। तो आपको बताना क्या है, आपको समीकरण बताना है और कुल कितने हल होंगे ये भी बताना। जैसे मैंने आपको हल बताया ना कि ये हो सकता है, वही आपको बताना है कि कुल कितने हल होंगे, समीकरण के हल होंगे। चलो ट्राई करो। मैम मैं आप 4। नहीं मैम बचा, ऐसे 4। नहीं बताना, नहीं नहीं बचा, ऐसे नहीं बताना। आप लोग ट्राई करेंगे और मैसेज में लिखेंगे दोनों चीजें, क्योंकि आप बता दोगे बच्चे, फिर बाकी बच्चे ट्राई नहीं करेंगे। ओके, तो आप लोग जल्दी से मैसेज में लिख देंगे। बच्चे बस कुल संख्या बता दो, पूरा बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ संख्या बता दो लिख लिख के कि कितना कुल आ रहा है। ओके ओके ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, जिसने नहीं किया आंसर जल्दी से कर दो, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलो क्या कहा गया है, श्याम जो है उसके पास पेन है, तो मान लेते हैं पेन की संख्या x है।
पेंसिल है वो आपकी क्या है, y। ठीक, क्या कहा गया है, दोनों की जब संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हमारा समीकरण क्या आ जाएगा बच्चा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कितने समीकरण होंगे, तो हमें कितने हल होंगे, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये 0 हुआ तो ये 3 हुआ, तब भी तो 3 हो जाएंगे। 1 हुआ अगर यहाँ पर संख्या तो ये कितना हो जाएगा, 2, तब भी 3 हो जाएगा। ये 2 हुआ तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हुआ, सॉरी यहाँ पर 3 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, तब भी 3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये अगर समीकरण दिया हुआ तो उसके कुल कितने हल हो सकते हैं, 4 हल। ओके, तो यहाँ पर हम हल कैसे निकालते हैं, ये आप ऐसे देख के कर सकते हो कि कितने हल होंगे। यहाँ पर आप नॉर्मली संख्याएं रख रख के देख सकते हो, ये आपके समीकरण के हल कहलाएंगे, 4 आपका आंसर होगा। नाउ अब चलते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग। हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण देख ही लिया, सिर्फ हमें उसमें एक ही चीज ऐड करना है जो हमारे चैप्टर का भी नाम है, जो हम पूरे इस चैप्टर में करने वाले हैं, याद मतलब याद रखने वाले हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, वो तो बात की बात है। एटलीस्ट हम पहले उसको पहचानना सीख जाए, उसकी बात करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम भी है, तो हम चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे अगर हम नॉर्मली इसको समझें तो क्या कहना चाह रहा है, ये दो चर, हमें पता ही है दो चर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे ए बी सी डी जो भी लेटर्स है एक्स वाई जेड तक 26 के 26 चर हैं, उनमें हम क्या करते हैं, उनमें से कोई भी दो ले लो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दो चर वाला हो जाएगा। इस तरह लिखा हुआ है, ए प्लस बी लिखा है, ये सारे ही दो चर को दिखाते हैं। अभी क्या है, दो चर वाले रैखिक। रैखिक का क्या मतलब होगा बच्चा, कि जो भी चर आ रहा है, हाँ हाँ बच्चा, जो भी चर आ रहा है उसकी जो अधिकतम घात होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अभी आगे क्या है बच्चा, समीकरण। तो समीकरण का तो सीधा सीधा मतलब होता है कि बराबर का चिन्ह आना चाहिए। हाँ, अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो समीकरण होगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। और युग्म का मतलब क्या होता है, अच्छा युग्म का मतलब होता है पेयर, मतलब जोड़ा। ठीक है, इसका मतलब है दो होने चाहिए साथ में। दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर दो एक साथ में लिखे हैं तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाएगा। जैसे चलते हैं, कुछ आपको पहले एग्जांपल दिखाते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। हम आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें आपको बताना है कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे या रैखिक समीकरणों का युग्म होगा या फिर नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना, युग्म तो अगर दो समीकरण दिए गए हैं तो होगा ही। तो आपको जो भी दो समीकरण दिए गए हैं उसमें आपको पता करना है कि वो क्या रैखिक हैं या फिर मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं, दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। ओके, मैम ये आपको बताना है हाँ बच्चा, या यस फिर ऑन, फॉर्म में करना है? हाँ यस और नो मैसेज में आंसर करना बच्चा, बोलना बोल के नहीं आंसर करना, और बताना क्या है आपको कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है या नहीं। युग्म का मतलब आप समझ ही रहे हो कि जोड़ा, मतलब दोनों को हम चेक करेंगे। अगर दोनों के दोनों जो यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चंस में, वो दोनों ही दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है, अदरवाइज नहीं है। ओके, चलो ट्राई करो जल्दी से। ओके ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो।
ओके, मैं आधा मिनट और देती हूँ आपको, जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं आपको आंसर बता देती हूँ। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, हमें दोनों को अलग अलग चेक करना है। दो चर आ रहा है, रैखिक है, एक एक आ रहा है, बराबर का चिन्ह आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो दो चर है, दोनों में एक एक है, बराबर का चिन्ह है, हाँ। अगर दोनों का आंसर यस यस है कि दोनों ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो वो जोड़ा जो होगा, युग्म जो होगा, वो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ आपका पावर कितना है, दो है, हमें चाहिए क्या, नहीं, ये तो रैखिक है ही नहीं। तो अगर दो में से एक भी समीकरण ऐसा हुआ जो कि या समीकरण नहीं हुआ, या रैखिक नहीं हुआ, या दो चर वाला नहीं हुआ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो कभी भी पूरा, चाहे दूसरा हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। अगर उसमें से एक भी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, तो वो रैखिक समीकरण नहीं ही होगा, वो युग्म रैखिक समीकरणों का युग्म नहीं ही होगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या दिक्कत है बच्चा, इसमें दिक्कत ये है कि ये समीकरण ही नहीं है। ये लोग, आप लोग यस यस कह रहे थे बच्चा कि क्यों ही यस होगा, हाँ इतना मैं मान रही हूँ, दोनों में दो चर है, रैखिक है, लेकिन बराबर का निशान नहीं देखा। हाँ, क्या कोई बात नहीं बच्चा, उसमें क्या है, नहीं है, समीकरण ही नहीं है, उसमें बराबर का चिन्ह ही नहीं है, इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर देखो क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यहाँ, क्योंकि ये एक ही चर आ रहा है इसमें, ठीक है। अभी दो चर आता तो ठीक था, इसमें एक ही चर आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आंसर नो हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हो कैसे देखना है आपका आंसर से, आंसर है। हाँ एक ही आंसर था बच्चा इसमें, मतलब ए जो था वो करेक्ट था, बाकी सब नो था। और रीजन अलग अलग थे, जैसे एक चर नहीं था, एक में रैखिक नहीं था, एक में समीकरण नहीं था, तो ये इसके रीजंस थे। अभी चलते हैं, अगर हमें शब्द दिए गए हैं, अलग अलग शब्द दिए गए हैं, और इससे कहा गया है कि आपको समीकरण बनाने, तो कैसे बनाएंगे। ये वाला तो हमें पता ही है कि राम के पास अगर टोटल कितने थे, छह थे, तो हमने क्या लिखा था, x और प्लस 6 लिखा था। अब हम बात कर लेते हैं, एक और समीकरण हमें बनाना है, वो भी किससे, कि राम के पास सेब संतरे से दो ज्यादा, इस तरह का समीकरण बनाना है। तो हम आपको बता रहे हैं बच्चा, ध्यान से देखना, सेब हमें पता था x है, संतरे की कीमत क्या थी, मतलब संतरे क्या थे, y थे। तो अभी सेब जो है वो संतरे से दो ज्यादा, मीन्स अगर हमने सेब की संख्या से संतरे की संख्या को घटाया तो कितना बचेगा, दो बचेगा कि नहीं। यहाँ पर देखो, दूसरा हमें कैसे बनाना था, कि इसको में हमें समझना होता कि क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रहा है। कुल मिला के ये तो कह रहा है कि सेब ज्यादा है, वो भी कितनी संख्या से, दो संख्या से। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जब सेब की संख्या x है और संतरे की संख्या y है, तो हम अगर सेब की संख्या में से संतरों की संख्या घटा दे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा दो बचेगा, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ आई। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाते हैं, समीकरण को बनाते हैं। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दो समीकरण दिख रहे हैं, अभी दो समीकरण है, दोनों रैखिक हैं, और इसमें दोनों में बराबर समीकरण है, दो अलग अलग चर आ रहे हैं, रैखिक है, तो हम इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। ओके, क्या है ये, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। अब चलिए, अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ बच्चा, फिर हम ग्राफ के बारे में देखेंगे, उसको आपको मुझे बताना है कि क्या आएगा। कहा गया है, सेम वही क्वेश्चन ले लेते हैं जो हम पहले कर रहे थे। राम के पास कुल 10 सिक्के हैं, उनमें, मतलब सिक्कों में, उनमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्के से
4 अधिक है। अधिक है, ज्यादा है, एक ही बात है। तो आपको समीकरण बताना है दोनों का। समीकरण युग्म बताओ। युग्म क्यों? दो अलग अलग समीकरण बनेंगे, दोनों को आपको बताना है। मैं हिंट इतना दे देती। बाय क्यों बच्चा? अभी पूरा 10 मिनट है, कहाँ जा रहे हो? ट्राई करो बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे इसको और आंसर मैसेज में करना। राइट बच्चा, दोनों समीकरण आपको बताना है। मैं हिंट इतने दे देती हूँ कि 5 रुपए की संख्या को 5 रुपए के सिक्के की संख्या को x मान लो, 2 रुपए की y मान लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। पहला तो x माइनस वाई इज टू 4 और मैम दूसरा x प्लस वाई इज टू 10। ओके बच्चे, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। मैम यही है जो सेम इस लड़की ने बोला था। ओके बच्चा, मैम मेरा भी। ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं आपको आंसर बता। ओके चलो, क्या करना है यहाँ पर? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हम क्या मान लेंगे? ये मान लेंगे हम x। ठीक है, सेम 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हम क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो क्या कहा गया है? दोनों की जो संख्या है वो हमारी क्या है? 10 है। तो x और y को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सेम अगर हम देखें, जो हमारा x है, x की संख्या मतलब 5 रुपए की संख्या जो है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है वो y से 4 ज्यादा है। तो अगर हम x से y घटाएंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दो अलग अलग युग्म बनेंगे, दो अलग अलग समीकरण बनेंगे। पहला आपका x प्लस वाई 10 बनेगा, दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बनेगा। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। अभी हम बात करेंगे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को युग्म का ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चे, क्योंकि ये सारे आपके 10th क्लास के टॉपिक है। 10th अभी हम आपको वो भी 10th का ही बता रहे थे, लेकिन वो इंट्रोडक्शन था। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे बच्चे। जैसे हमने लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम रैखिक समीकरणों का युग्म बनाते हैं, सॉरी रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं, तो वो हमेशा क्या बनता है? एक सरल रेखा बनती है। ओके, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे समीकरणों का मतलब रैखिक समीकरण का, तो वो क्या बनेगा? इस तरह से ग्राफ बनेगी। नॉट इस तरह से बच्चे, लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा रेखा ही बनेगी। वो कैसी भी हो सकती है, इधर हो सकती है, उधर हो सकती है, कहीं भी उसका मुंह हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है वो, लेकिन हमेशा सरल रेखा ही बनेगी। सेम अगर हमारे पास दो समीकरण है, ठीक है, क्या है हमारे पास? सॉरी, हमारे पास दो समीकरण है, तो हमारी कितनी रेखाएं बनेगी? 2 रेखाएं बनेगी। इसमें तो कोई दिक्कत। हाँ बच्चा, अभी एक सेकेंड वो चली गई थी, अभी मैंने रीशेयर करा। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा। Okay. दिख रही है अभी? तो बच्चे अगर एक रेखा होगी, एक रैखिक समीकरण होगा बच्चा, तो कितनी रेखाएं बनेगी? एक रेखा बनेगी। अगर दो है, दो का मतलब युग्म है, रैखिक समीकरण का युग्म है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? दो सरल रेखाएं बनेगी।
ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। क्या क्या तरीके से हो सकती है? वो हो सकता है कि दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काट रही है, यहाँ काट रही है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है इस तरह से काट रही, कहीं भी काट रही है। लेकिन क्या क्या पोजीशन हो सकती हैं? जब दो रेखा हम सेम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो हमारी 3 कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही है, हो सकता है कि वो आपस में कभी काटे ही ना, और तीसरा क्या हो सकता है कि उसमें एक से ज्यादा पॉइंट जो हो या एक दूसरे के ऊपर हो, वो सारे पॉइंट उसके क्या हो रहे हो, सेम हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा इन्हीं जो हम ये जो प्रकार होते हैं, जो आपका ग्राफ बनेगा वो इसी प्रकार से बन सकता है। हो सकता है जो ग्राफ रेखा हो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, ठीक, मतलब वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, हो सकता है वो समांतर हो, समांतर मतलब वो हमेशा ही समान दूरी पर रहते हैं, जैसा नाम है बच्चा समान अंतर, तो वो क्या करती है, समान अंतर पे रहती है, मतलब वो कभी भी नहीं मिलेंगी कितना भी बढ़ा लो। और तीसरी तरह की रेखाएं होती है संपाती, मीन जब हम रेखा युग्म का ग्राफ बनाएंगे तो तीसरा हमारा क्या बन सकता है कि वो दोनों हर एक पॉइंट में मिल रही, एक दूसरे के ऊपर बनी हुई है, मतलब वो आपकी कैसी है, संपाती रेखा। तो याद रखना बच्चा, जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे इसी पर आपका बनेगा, और इसी से हम ग्राफ देख के ये भी बताएंगे कि इक्वेशन हमें दे रखेंगी, हम उससे ग्राफ बनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह का हमारा ग्राफ रेखा बन रही है, और उसी से हमारा समीकरण का हल भी आता है। वो हम बाद में बताएंगे कि कितने हल होते हैं या किस प्रकार के हल होते हैं। ठीक है, तो अभी हमको ये याद रखना कि अगर एक पॉइंट में मिल रहे हैं प्रतिच्छेदी रेखा, अगर मिल ही नहीं रही है समांतर रेखाएं, और अगर हर बिंदु पर मिल रही है सेम, एक से ज्यादा बिंदु कॉमन है, तो हम क्या कहेंगे, उनको संपाती रेखाएं कहेंगे। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे बच्चा। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चे, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल, हल क्या होता है, हल को कैसे सॉल्व करते हैं, ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो। हल का मतलब हमें बताइए, एक्स और वाई का मान निकालना होगा हमको कि कैसे कैसे निकाला जा सकता है, तो वो उसके बहुत सारे विधि है, ग्राफ वाली विधि है, आपका बिना ग्राफ वाली विधि है, बीजगणितीय विधि है, तो हम वो दोनों ही नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे, मतलब एक एक करके फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में उनको देखेंगे। यहाँ तक कुछ भी पूछना है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक रहने देंगे।